नमस्कार दोस्तों, टारगेट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम आपके समक्ष ला रहे हैं एक नई करंट अफेयर्स की वीडियो और इसमें हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन पे चर्चा करेंगे और उनसे जुड़े हुए जितने भी स्टैटिक के क्वेश्चन हैं उत्तराखंड के उनको भी हम डीप जाके थोड़ी जानेंगे। और एक जो होलिस्टिक अप्रोच जो मैं पहले दिन से आपको कह रहा था, समग्रता से चीज़ों को समझना और समग्रता से चीज़ों का अध्ययन करना, उनको किस तरीके से इंटरकनेक्ट करते हुए एक क्वेश्चन से हम दसों क्वेश्चन बना सकते हैं, इसी अप्रोच के साथ हम आ चुके हैं आपके समक्ष एक नई वीडियो लेके। और चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए पहले क्वेश्चन पे जंप करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि उदयपुरी किस पशु की एक नस्ल है जिसे राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल ने आधिकारिक तौर पर स्वदेशी नस्ल के रूप में मान्यता दे दी है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से ही बन जाता है कि राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पे स्थित है? करनाल में, और ये करनाल है हरियाणा में, है ना। तो ये आप याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को पता होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है बकरी। ये जो उदयपुरी नस्ल की बकरियां हैं ये पौड़ी ज़िले की यमकेश्वर और दुगड्डा ब्लॉक की जो पट्टियां हैं, उदयपुरी और अजमेर पट्टियां, यहाँ पे पाई जाती है। इसकी मुख्य विशेषता ये होती है, एक तो ये छोटे कद की होती हैं, इन्हें मेनली आप मांस के लिए इनका संवर्धन प्रजनन करवाया जाता है ना। और इनके पीठ में एक काली धारी होती है। इसके अलावा पंतजा और चौगरखा नाम की दो बकरियां और थी, मतलब नस्ल थी पंतजा और चौगरखा। इनको भी हाल फिलहाल में, मतलब कि कुछ वर्षों पूर्व ही सेम इंस्टीट्यूट के द्वारा मान्यता दी गई। ठीक है, ये भी अगर क्वेश्चन आएगा पंतजा चौगरखा उदयपुरी किसकी नस्ल हैं, तो ये हैं बकरी की नस्ल हैं। ठीक है, बकरी से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे, जैसे बकरियों से ही पश्मीना ऊन, ये बार बार फेवरेट क्वेश्चन था किसी ज़माने में आयोग का कि पश्मीना ऊन किससे निकाली जाती है, वो बकरियों से निकाली जाती है। बकरियों में सर्वाधिक दूध देने वाली जो बकरी की प्रजाति है वो है जमुनापारी, है ना। और जो बकरी का दूध होता है वो बहुत सुपाच्य भी होता है। आप लोगों में से जिनका प्लेटलेट्स गिरा होगा बहुत बार डेंगू वगैरह में, तो उनको इसका सेवन करने की नसीहत दी जाती है। चलिए ठीक है, अब हमारा पहला ऑप्शन है गाय। गाय से हाल फिलहाल के वर्षों में बहुत सारे क्वेश्चन बने और बनने भी चाहिए। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करवाने के बहुत प्रयास जो किए जा रहे हैं। अच्छा, गाय से क्या क्वेश्चन बना है हाल फिलहाल में? वो क्वेश्चन है कि बद्री जो गाय है, जो बद्री गाय है, मैंने भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था किसी परीक्षा में और अनफॉर्चुनेटली मेरा गलत हो गया था। अगर उस टाइम पे मेरे को कोई बता देता कि बद्री गाय संरक्षण केंद्र कहाँ है, तो ये है नरियाल गाँव चंपावत में। ठीक है, बद्री गाय संरक्षण केंद्र नरियाल गांव। एक तो बड़ा अजीब सा नाम है, नारियल है या नरियाल है, नरियाल गांव चंपावत में। ठीक है, ये है बद्री गाय संरक्षण केंद्र। अच्छा, बद्री गाय इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए इसलिए हो जाता है कि इसको भी जून 2016 में सेम इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो के द्वारा जून 2016 में इसको भी मान्यता दी गई थी गाय के नस्ल के रूप में, है ना। ये भी एक पहाड़ी गाय है, पहाड़ों की कामधेनु इसको कहा जाता है। और पहाड़ों की कामधेनु इसको कहा इसलिए जाता है कि ये जो पहाड़ी जीवन के अनुकूलन में ये सर्वाधिक परिपक्व गाय है ना। पहाड़ों में जो पशुओं का जीवन है वो बहुत हद तक बहुत कठिन है, तो इनका जो इम्यून सिस्टम है वो भी पहाड़ों के अकॉर्डिंग है। और इसके अलावा बद्री गाय का जो दूध है, बद्री गाय के दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो है A2 टाइप कैसीन प्रोटीन, है ना। 90% तक ये पाया जाता है। वैसे क्या होता है कि अधिकतर गायों में A1 और A2 दोनों पाया जाता है, जो देसी नस्ल की गायें। लेकिन A1 टाइप के साथ दिक्कत ये है कि वो जल्दी से अवशोषित नहीं होता है।
लेकिन जो A2 टाइप का दूध का प्रोटीन है, ये जल्दी से मानव शरीर में अवशोषित भी हो जाता है, बलवर्धक भी है। और जो बद्री गाय है, इसलिए वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इस पे आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि उत्तराखंड में पशुधन का विकास उत्तराखंड अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, और इसके संरक्षण संवर्धन के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। इसके अलावा गायों से बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे, जैसे कि उत्तराखंड गौवंश संरक्षण एक्ट, गौवंश संरक्षण एक्ट कब लाया गया था? ये लाया गया था आपका 2007, है ना। इसके अलावा क्या है कि राज्य में पहला डेयरी दुग्ध संघ कब स्थापित किया गया था? 1949 में स्थापित किया गया था हल्द्वानी में। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं एक एक ऑप्शन से, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं। तो जो हमारा अप्रोच रहना चाहिए, मैं बहुत सारे छात्रों की क्वेरी भी आती हैं मेरे इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, और पर्सनल व्हाट्सएप पे भी कभी मिलते हैं तो यही पूछते हैं कि आपने इतने सारे एग्ज़ाम्स निकाले हैं, आपकी क्या अप्रोच थी और हमारी क्या रहनी चाहिए। तो मैं उन्हें सिर्फ यही कहता हूँ कि देखिए, पढ़ना हमें सेलेक्ट है। एक तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए, दूसरे PYQs होनी चाहिए। आप किसी भी परीक्षा में जाने से पहले उसके PYQs और उसका सिलेबस देख लीजिए। PYQs और सिलेबस साथ साथ में चलने चाहिए। जिस दिन से आपने परीक्षा के लिए आपने अपना मन बना लिया कि मुझे फ़लाँ पेपर में बैठना है, UKSSC के, UKPSC के, तो आपका पहला धर्म बन जाना चाहिए कि आप उस परीक्षा की हिस्ट्री खंगालें। हिस्ट्री खंगालने का मतलब है जितने भी PYQs बन सकते हैं उसके 2015 से लेके 25 तक के, एक बार उनको देखिए। उनमें देखिए कि आपका ज्ञान किस स्तर का है और ये आपसे आस्क क्या कर रहा है। 2015 से लेके 21-22 तक के एग्ज़ामों का जो पैटर्न था वो काफ़ी फैक्चुअल टाइप का था। 2021 से पैटर्न थोड़ी शिफ्ट हुआ है UKSSC का सिर्फ, लेकिन जो 2015 से लेके 2025 तक की जो UKPSC की अप्रोच है वो उसमें कोई ऐसा आमूलचूल परिवर्तन तो नहीं हुआ है। शायद क्वेश्चनों की आस्किंग में परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट में नहीं हुआ है वो परिवर्तन, है ना। तो आप तभी जान पाएंगे जब आप PYQs को सॉल्व करेंगे। हर एक परीक्षा के जितने ज़्यादा हो सकते हैं PYQ सॉल्व कीजिए। और ये जितने भी सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ, जैसे यही है कि राज्य में पहला डेयरी दुग्ध संघ, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये 1949 में स्थापित हुआ था, हल्द्वानी में हुआ था। ठीक है। इसके अलावा मिल्क पाउडर प्लांट, मिल्क पाउडर प्लांट है रुद्रपुर में। डेयरी शोध एवं विकास संस्थान है नैनीताल में। अति हिमीकृत वीर्य केंद्र है श्यामपुर ऋषिकेश में। अति हिमीकृत वीर्य केंद्र तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनता भी रहता है। मैं अपनी बात बताऊं आपको, मैंने बहुत कम टाइम में एग्ज़ाम निकाला है, बहुत सच है, क्योंकि ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर तक मेरे पास 2-3 जॉब्स थी, वो भी UKSSC की थी। उसमें आप कनिष्ठ सहायक ले लो या सचिवालय रक्षक ले लो। तो ये जॉब्स मेरे पे इसलिए थी क्योंकि मैंने बहुत सेलेक्टिव पढ़ा है। सेलेक्टिव पढ़ने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि मेरे ज्ञान का विस्तार नहीं था विभिन्न जगहों पे, मतलब कि चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट विशेष को ले लो, उससे पहले भी मैं NCERTs वगैरह पढ़ता रहता था। लेकिन कम टाइम में निकालने का जो मेरा मूल कारण रहा है कि मैंने क्वेश्चंस को टारगेट किया है। जितने भी मल्टीपल चॉइस वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, ऑप्शनल वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, उनको क्रैक करने का एक गोल्डन रूल ये है कि आप जितने से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सको। अल्टीमेटली आपको क्या करना है, आप पे 4 ऑप्शन आए, ठीक है, तो इन 4 ऑप्शनों में से कोई सा भी एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है जिसके बारे में आपने पढ़ा हो। अगर लेट्स सपोज आपने 10,000 क्वेश्चन किए हैं तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। और सोचो आपने 1 लाख क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बैठने से पहले ही अटैम्प्ट कर लिए, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी उसके सही होने की। ठीक है, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन भले ही आपने ना किया हो, लेकिन आपको इन 2 ऑप्शंस के बारे में पता हो और एक ऑप्शन के बारे में ना पता हो, तो आराम से आप कोरिलेट करके सही आंसर निकाल सकते हैं, है ना।
तो जितना ज़्यादा हो सके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कीजिए, और एक बार जो टॉपिक पढ़ लिया है उसको गहनता से पढ़िए, उससे रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं खुद के दिमाग में बनाइए। एक बहुत गोल्डन रूल हो सकता है पढ़ने का, जो कि मैं फॉलो करता था, 45-15 का। 1 घंटे की आपकी सीटिंग है, 45 मिनट पढ़िए, 15 मिनट बुक बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए और उसको रिवाइज कीजिए। वो सीरियल आपके दिमाग में आना चाहिए, चलो पहले मैंने ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, अच्छा इससे ये क्वेश्चन बन सकता है, इससे ये क्वेश्चन बन सकता है। जब इस तरीके की एक्टिव रीडिंग करेंगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक स्टोर कर सकते हैं अपने ब्रेन में। हमारे ब्रेन की भी कैपेसिटी है, लंबे टाइम तक स्टोर नहीं हो सकती ये चीज़ें, लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो दिमाग में इमेज बनने लग जाएंगी, और जब इमेज बनने लग जाएंगी तो लंबे टाइम तक आप उनको रिटेन भी कर सकते हैं। और ऑप्शनल वाले एग्जाम्स में तो ये है कि आपने कोई क्वेश्चन 1-2 बार रिवाइज कर लिया ना मन में, और वो क्वेश्चन आपके परीक्षा भवन में आ गया, तो तुरंत आप उसको देखते ही आप सही टिक कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके से पढ़ने के गोल्डन रूल हो सकते हैं अगर आप लोग फॉलो करें। चलिए, बद्री गाय का हो गया है ना। इसके अलावा हम चलते हैं भेड़ पे। अच्छा, भेड़ से क्या है कि 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एक है मैरिनो भेड़। ये जो मैरिनो भेड़ है, ये मूल रूप से ये प्रजाति है स्पेन की, लेकिन हाल फिलहाल के वर्षों में, शायद 1-2 वर्ष पहले, ये मंगवाई गई थी ऑस्ट्रेलिया से। कोपड़ाधार सेक्रेटरी में यहाँ पे इनका संरक्षण किया गया था, ठीक है। और भेड़ों से भी 2-4 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो पहला क्वेश्चन तो ये था कि राजकीय भेड़ प्रजनन एवं विकास केंद्र। अटेंटिव होके इस क्लास को लीजिए, आपके पास क्वेश्चनों का पिटारा होगा, है ना। ये कहाँ था? पीपलकोटी में, और इसकी पीपलकोटी चमोली में, है ना, पीपलकोटी चमोली में। और इसकी स्थापना की गई थी कब? पीपलकोटी चमोली में, और इसकी स्थापना की गई थी 1950 में। इसके अलावा केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान 1953 पशुलोक में है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है भेड़ों से रिलेटेड। और एक है ऊन का क्रय विक्रय केंद्र, वो है आपका ऋषिकेश में, मुनि की रेती ऋषिकेश में ऊन क्रय विक्रय केंद्र है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इस पहले क्वेश्चन को लेके। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड सरकार द्वारा नागरिकों को सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है मेरी योजना पोर्टल, ठीक है। इसके अलावा हम 2025 की जो मुख्य योजनाएं हैं वो एक बार देख लेते हैं। एक है महिला सारथी योजना, महिला सारथी योजना 2025 कब लागू हुई थी? तो महिलाओं से अधिकतर जितनी भी योजनाएं लागू होती हैं वो 8 मार्च में ही होती हैं, तो ये हुई थी 8 मार्च 2025। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य यह है, विधवा परित्यक्ता महिलाएं हैं जो, ठीक है, विधवा हो गई, परित्यक्ता महिलाएं हो गई, या आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं हैं, उनके आर्थिक सशक्तिकरण हेतु उनको ई टैक्सी, ई स्कूटी, ऑटो आदि इनको दिया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 2025 में ही आदर्श संस्कृत ग्राम योजना, ठीक है, इसके तहत क्या करना था कि हर एक ज़िले में एक संस्कृत ग्राम बनाना था। ये भी स्टार्ट की गई, ये की गई थी 10 अगस्त 2025 को, ठीक है। और कहाँ से? भोगपुर देहरादून से ये स्टार्ट की गई। चलिए अब इससे रिलेटेड एक चीज़ और है उत्तराखंड में, जो बहुत इम्पोर्टेंट मेरे को लगा कि मेरे को आपके समक्ष लाना चाहिए। उत्तराखंड भूतापीय जियोथर्मल, है ना, भूतापीय ऊर्जा
नीति 2025 को मंजूरी मिली थी कब? 9 जुलाई 2025। तो ये जो भूतापीय ऊर्जा है ये एक टाइप की नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ये पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा का उपयोग होता है इसमें, है ना। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय स्तर पे भी इस पे एक पॉलिसी बनाई गई थी 17 सितंबर 2025 को। 2025 में राष्ट्रीय स्तर पे भी इस पे पॉलिसी बनाई गई। देखो अभी जो मेन कंसर्न है, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, वो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो रहा है? एनर्जी के अकॉर्डिंग। हाल ही अभी 2-3 दिन पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को एबडक्ट करके ले गए अमेरिका वाले निकोलस मादुरो को। उसके पीछे पॉलिटिकल रीज़न जो भी हों, लेकिन जो मेन रीज़न था वो वहाँ का जो तेल है, जो मतलब विश्व में सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार है वेनेजुएला। कहते हैं कि कहीं पे अगर 100 लीटर पेट्रोल है पूरे विश्व में, तो 5 लीटर सिर्फ कहाँ का है? वेनेजुएला का। और वेनेजुएला का 50% तेल हम खरीदते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, अब शायद कीमतें हाइक हो सकती हैं पेट्रोल वगैरह की। तो जो ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, इसको डिसाइड करने में एनर्जी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो इसीलिए हमारी सरकार का बहुत फोकस है कि रिन्यूएबल एनर्जी को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर पाएँ, है ना। तो रिन्यूएबल एनर्जी पे ही बेस्ड है ये नवीकरणीय ऊर्जा नीति 17 सितंबर 2025 राष्ट्रीय स्तर पे, और राज्य के स्तर पे 9 जुलाई 2025 को इसको मंजूरी मिली कि जो भूतापीय ऊर्जा है उसकी खोज करना, उसका विकास करना। अच्छा, इस नीति जो केंद्रीय स्तर पे ये जो नीति है, इसके तहत क्या हुआ कि पूगा घाटी है, ये है लद्दाख में, है ना। पूगा घाटी पूगा घाटी लद्दाख में क्या किया है इन्होंने? एक पायलट प्रोजेक्ट 1 मेगावाट का, ठीक है, 1 मेगावाट का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है भूतापीय एनर्जी से संचालित। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट स्थल है, जैसे हो गया मणिकर, ये है जियोथर्मल साइट्स, है ना। जियोथर्मल साइट्स मणिकर हैं हिमाचल प्रदेश में, तत्तापानी है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, रत्नागिरी है, ये है महाराष्ट्र में आपका, और खम्मम है, ये है तेलंगाना में। ये इम्पोर्टेंट जियोथर्मल साइट्स हैं जहाँ से हम मतलब कि वो भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग करके एनर्जी उत्पादित कर सकते हैं। एक और है लद्दाख की, उसका नाम है चुमाथांग, ये है लद्दाख की, है ना, ये साइट है। ये जो नीति है इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम 2070 तक जो हमारा लक्ष्य है नेट जीरो कार्बन एमिशन का, नेट जीरो का, वो हम प्राप्त कर पाएँ, है ना। तो 2070 में हमने नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य प्राप्त करना है, इसलिए हम रिन्यूएबल एनर्जी पे इतना फोकस कर रहे हैं। चलिए कुछ और योजनाएं देख लेते हैं, जब योजनाओं की बात ही हो रही है। कुछ उत्तराखंड की और जो मुख्य योजनाएं मेरे को लगती हैं, एक है लखपति दीदी, है ना। इसमें 1.25 लाख महिलाओं को इन्होंने लखपति बनाना था, जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई गई थी। तो इनमें क्या है कि ये कब लागू हुई थी? 4 नवंबर 2022 को। उदीयमान खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, ये 29 अगस्त 2022 को। और एक और इम्पोर्टेंट है पिरुल्लाओ पैसे पाओ, है ना, पिरुल्लाओ पैसे पाओ, ये 8 मई 2024 की योजना है।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं भी बता दी मैंने आपको इसी क्वेश्चन के अंतर्गत आने वाली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु शुरू की गई स्नो लेपर्ड टूर योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है लद्दाख। अच्छा, लद्दाख में क्यों है? एक तो लद्दाख का जो राजकीय पशु है, ठीक है, लद्दाख का जो राजकीय पशु है वो है स्नो लेपर्ड। और सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये सबसे ज़्यादा जो स्नो लेपर्ड की संख्या है वो भी लद्दाख में ही है, ठीक है। स्नो लेपर्ड है राजकीय पशु। और स्नो लेपर्ड इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है हम पे मेंस के पर्सपेक्टिव से भी और एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी, कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे, ठीक है। उत्तराखंड में कहाँ शुरू किया गया है? ये है गंगोत्री नेशनल पार्क में। ये ध्यान रखेंगे, गंगोत्री नेशनल पार्क में ये शुरू किया गया है ना, स्नो लेपर्ड टूर योजना। अच्छा, स्नो लेपर्ड से क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे? स्नो लेपर्ड से एक ये SPAI रिपोर्ट आई थी अभी 2024 में, एक गणना हुई थी पूरे भारत भर में कहाँ कहाँ पे कितने स्नो लेपर्ड हैं। मेनली हिमालयी राज्यों में ही पाए जाते हैं। तो ये हिमालयी राज्यों में जो अभी तो मतलब भारत में कुल हैं, इनकी संख्या है 718। चलिए 718 हैं कुल, है 718 स्नो लेपर्ड है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा हैं वो हैं लद्दाख में। मैंने कहा था ना कि लद्दाख में सबसे ज़्यादा हैं। लद्दाख में इनकी संख्या है 477। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, इसमें उत्तराखंड दूसरे स्थान पे। उत्तराखंड स्नो लेपर्ड की संख्या के मामले में कौन से स्थान पे? दूसरे स्थान पे है। और उत्तराखंड में 124। तीसरे पे आपका आ जाता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है 51। चौथे पे आपका आ जाता है अरुणाचल, ठीक है। अरुणाचल में कितने हैं आपके? 36। पाँचवें पे आ जाता है आपका सिक्किम। सिक्किम में कितने हैं? 21। और छठवें पे आपका आता है JNK, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे हैं 09। तो कुल कितने हैं पूरे भारत में? 718 हैं। अच्छा, ये स्नो लेपर्ड है IUCN की वनरेबल लिस्ट में है, ठीक है। पहले एंडेंजर्ड में था, बट फिर इसको डाउनग्रेड करके वल्नरेबल में ले आए हैं। और स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट की स्थापना की गई थी 2009 में। जैसे टाइगर प्रोजेक्ट था वैसे स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट भी है, 2009 में स्टार्ट किया गया। अच्छा, ये जो स्नो लेपर्ड है, ये लेपर्ड के कंपैरेटिव में, लेपर्ड के कंपैरिजन में ये ज़्यादा पड़ोसी है किसका? टाइगर का, है ना। तो इसमें ज़्यादा जीन्स हैं टाइगर वाले और कम जीन्स हैं लेपर्ड वाले। इसको घोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है क्योंकि ये दिखता ही नहीं है माउंटेन्स में भी। इसके अलावा स्नो लेपर्ड जो है वो मेनली मतलब पूरे विश्व में मात्र भारत देशों में और इन्हीं भारत देशों ने मिलके इसके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए एक डिक्लेरेशन की थी जिसको कहते हैं बिश्केक डिक्लेरेशन। अब देखिए, उत्तराखंड में इसके संरक्षण पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, तो हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए कि बिश्केक डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? ये है आपका स्नो लेपर्ड से, हिम तेंदुओं से, है ना। और ये जो हिम तेंदुए हैं ये मात्र भारत देशों में। वो भारत देश कौन है? आपका इंडिया हो गया, ठीक है, आपका नेपाल हो गया, इसके अलावा आपका पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, भूटान हो गया, आपका चाइना हो गया, आपका मंगोलिया हो गया, मंगोलिया के बाद आपका रशिया हो गया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। ये मुख्यतः देश हैं जहाँ पे ये स्नो लेपर्ड पाया जाता है ना। तो स्नो लेपर्ड से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
और इन्हीं देशों ने मिलकर 23 अक्टूबर को क्या घोषित किया था? 23 अक्टूबर को स्नो लेपर्ड डे, है ना, स्नो लेपर्ड डे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो यहाँ से बन सकते हैं, तो होप आप इनको नोट करेंगे। चलिए अब इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीएम धामी जी ने हाल ही में किस स्थान पर केदारकांठा विंटर टूरिज्म महोत्सव का उद्घाटन किया? ये केदारकांठा बुग्याल कहाँ पे है आपका? ये है उत्तरकाशी में। और कहाँ किया? ये है सांकरी में किया। अच्छा, हर्षिल उत्तरकाशी में से एक क्वेश्चन आ जाता है, गर्तांगली। गर्तांगली कहाँ है? हर्षिल में है, नेलोंग वैली में है, ठीक है। और ये जो गर्तांगली है ये बनाई थी 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, पेशावर के पठानों ने बनाया था। वो 2021 में फिर से स्टार्ट किया गया था वो गर्तांगली को, है ना। इसके अलावा हमारा जो दयारा बुग्याल आ जाता है, उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो है बटर फेस्टिवल, अठूड़ी महोत्सव भी जिसे बोलते हैं। बटर फेस्टिवल को पहचान दिलाने का जो श्रेय जाता है वो चंदन सिंह राणा को जाता है, और जो दयारा बुग्याल को पहचान दिलाने का श्रेय जाता है वो जाता है सीपी एतवाल को, है ना, चंद्रप्रभा एतवाल को, ठीक है। अठूड़ी उत्सव कब मनाया जाता है? ये भाद्रपद संक्रांति में मनाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से। इसके अलावा हम चर्चा कर सकते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण बुग्याल हैं उत्तरकाशी में। जैसे हो गया देवग्यारा। 2019 में इसको ट्रैक ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया था। चाईसील 2017 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, ठीक है। केदारकांठा है, ये यमुना वैली में है, और एक है केदार खर्क, ये है गंगा घाटी में, है ना, भागीरथी वैली में। केदार खर्क हो गया। गुलाबी कांठा, ये भी यही है। मानेक बुग्याल है, कुश कल्याण बुग्याल है। ये सारे बुग्याल कहाँ पे हैं? ये सारे महत्वपूर्ण बुग्याल हैं आपके उत्तरकाशी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ये है आपका 5वां क्वेश्चन। उत्तराखंड खेल महाकुंभ 2025 का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो ये जो खेल महाकुंभ है ये 23 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं, है ना, हो चुके हैं 23 दिसंबर 2025 से, और इसका नाम चेंज कर दिया। वैसे तो ये इनकी शुरुआत खेल महाकुंभों की 2017 में हुई थी जी, ठीक है, और इनका नाम चेंज कर दिया गया है मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी। मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी नाम चेंज करने पे आए तो इन ट्रॉफियों का भी नाम चेंज कर दिया। अच्छा, इसमें क्या है कि विधानसभा स्तर पे एक है विधायक ट्रॉफी, इसमें मिलना है 1 लाख रुपए पुरस्कार विजेता को। अच्छा, सांसद ट्रॉफी में मिलना है 2 लाख रुपए। और ये जो मुख्यमंत्री ट्रॉफी है इसमें मिलना है 5 लाख रुपए, है ना। इसमें कितना मिलेगा आपको? 5 लाख रुपए मिल जाएगा जी। और जो इन खेलों में राष्ट्रीय स्तर के रिकॉर्ड तोड़ेंगे उनको 1 लाख रुपए अतिरिक्त मिलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। 6वां क्वेश्चन है, जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला है, इस अभियान की शुरुआत 17 दिसंबर 2025 से हुई। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है। और इस अभियान की अवधि 45 दिनों तक है। जी, ये भी ठीक है। इस अभियान का उद्देश्य सुशासन, संवेदनशील प्रशासन तथा त्वरित समाधान के मॉडल पर आधारित 23 विभागों की योजनाएं एवं सुविधाएं जन जन तक पहुंचाना है। ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत सर्वाधिक
67.45% उपलब्धि प्राप्त कर प्रदेश में प्रथम स्थान किस जनपद ने हासिल किया है? तो वो किया है हमारे पौड़ी ने। दूसरे नंबर पे रहा है टिहरी और तीसरे पे रहा है चंपावत। तो ये आप इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ से ध्यान रखेंगे, है ना। इसमें क्या है कि इसमें विनिर्माण के लिए इस योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? इसमें दी जाती है आपकी 25 लाख, और व्यापार व सेवा क्षेत्रों में इसमें दी जाती है 10 लाख। सेवा क्षेत्र हेतु इसमें दी जाती है 10 लाख। ठीक है, ये आप नोट करेंगे यहाँ से, यही है इम्पोर्टेंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने की सिफारिश की गई है। तो ये सिफारिश की गई है न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता के। इससे पहले कौन थे हमारे, मतलब शायद अभी 9 तारीख को शपथ लेंगे, अगर लेंगे तो नरेंद्र जी या गुहानाथन नरेंद्र। उनसे पहले थे मनोज तिवारी, वो प्रभार में थे। और उनसे पहले उत्तराखंड की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। 4 फरवरी 2023 को इन्होंने शपथ ली थी। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, ये हैं रितु बहारी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप बहुत नोट कर लेना, हो सकता है यूपीएससी में बन जाए प्री में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 9वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अच्छा, ये था गौरव सम्मान के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, गौरव सम्मान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह केवल राज्य आंदोलनकारियों को दिया जाता है, नहीं जी, ये गलत है। यह पुरस्कार 2015 से दिया जा रहा है, नहीं, ये 2021 से दिया जा रहा है। अच्छा, यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों पर दिया जा सकता है, जी बिल्कुल दिया जा सकता है। 2025 में 7 नहीं 8 व्यक्तियों को दिया गया था, है? तो इसमें जैसे जो सही कथन है वो ये तीसरा है। अच्छा, इनसे क्या क्या सवाल बन सकते हैं हमारे उत्तराखंड गौरव सम्मान से? इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी, इसमें 1 लाख रुपए। ठीक है, उत्तराखंड गौरव सम्मान में 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। प्रशस्ति पत्र दिया जाता है 1 लाख रुपए के साथ। और 2025 में ये दिया गया 8 लोगों को, जिनमें से 8 लोगों में से कौन कौन है? जसपाल राणा, ये हमारे टिहरी के ही हैं, चिलामू टिहरी इनका गांव है। जसपाल राणा जी हैं। जसपाल राणा को 1994 में तो मिला था इनको अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद 1997 3 साल बाद इनको मिल गया था पद्मश्री। और हाल फिलहाल में इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? 2020 में द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो पहले कौन हो गए? जसपाल राणा। ठीक है, दूसरी हैं हमारी गौरा देवी, चिप्पो वुमेन। तीसरी है हमारी तिली रोतेली, गढ़वाल की वीरांगना तिलू रोतेली। अच्छा, तिलू रोतेली पेंशन का संबंध किससे है? कि कृषि कार्य में जो लोग अपंग हो गए हैं उनको प्रोत्साहन राशि दिए जाने से संबंधित था। तिलू रोतेली पेंशन योजना 2014 की है। ठीक है, चौथे हैं हमारे, अच्छा महिलाओं की बात कर लेते हैं, सुशीला बुलूनी, ये पौड़ी गढ़वाल की हैं और इनको इसलिए दिया गया क्योंकि ये हैं राज्य आंदोलनकारी। 4 हो गए, तो 4 और हैं हमारे पास। 5वां नाम आता है देवरतुड़ी का, ये भी हमारे टिहरी से ही है।
अच्छा, देवव्रत जी हैं, चाइना में एक बहुत बड़े उद्यमी भी हैं, समाजसेवी भी हैं। और पहाड़ का एक युवक, गढ़वाल का एक युवक चाइना में जाके वहाँ की इंडस्ट्रीज़ में काम करता है, वहाँ की लैंग्वेज सीखता है, वहाँ पे बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन बन जाता है, वेल इस्टेब्लिश्ड एक्टर बन जाता है। वहाँ की इवन किताबों तक में उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था मैं कि 7वीं कक्षा की एक लेसन में उनके बारे में पढ़ाया जाता है। तो कितनी बड़ी बात है कि देखिए, मतलब पढ़ाई तो ठीक है, एक नौकरी पा लेना ही जीवन का एकमात्र सार नहीं है। बहुत सारे बच्चे मेरे को भी बोल रहे थे कि आपने कनिष्ठ सहायक का पेपर दिया, आपने इतने पेपर निकाल रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। तो मैं उनको सबको यही बोलना चाहूँगा, पहली बात तो डीवी तो मैंने करवाई नहीं है। और इसके अतिरिक्त क्या है कि जीवन सिर्फ एक जॉब पे ही निर्भर नहीं रहता है। जीवन के बहुत आयाम हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें फैमिली भी आ जाता है, आपकी प्रायोरिटीज़ भी आ जाती हैं। हर एक जॉब का नेचर अलग है, प्लेसेस अलग हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चूज़ करते हैं और अपने अंदर इतनी योग्यताएं लानी पड़ती हैं कि आप चूज़ कर पाएँ। वरना यही होगा कि जीवन जो आप पे थोप देगा, आपको वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चलिए, जैसे 5वें नंबर पे हैं देवव्रत, 6वें पे शैलेश मटियानी, 7वें पे KS वाल्दिया, ये विज्ञान से जुड़े हुए हैं। KS वाल्दिया जी को 2015 में पद्म भूषण सम्मान भी मिला है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और 8वें हैं टॉम ऑल्टर, मसूरी में रहते हैं, अभिनेता हैं। तो इन 8 व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अंतिम प्रश्न है इस स्लाइड का और ये है, उत्तराखंड ने खनन सुधारों हेतु कौन सा स्थान प्राप्त किया है? उत्तराखंड ने खनन सुधारों हेतु प्राप्त किया है 2य स्थान। हाल ही में उत्तराखंड का जो खनन राजस्व है वो 300 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया था? वो हो गया था 1200 करोड़। और उत्तराखंड वैसे तो मेनली खनिजों के अभाव में ही रहता है, लेकिन यहाँ पे जो खनिज नीति जो लागू हुई थी वो 4 अप्रैल 2001 में खनन नीति यहाँ पे लागू की गई थी। और जो महत्वपूर्ण खनिज हैं वो आपको पता होगा, मैग्नेसाइट हो गया, और तांबा जो है मेरे हिसाब से ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इससे आप ध्यान में रखिएगा। धनपुर डोबरी ये है पौड़ी में, 96 किलोमीटर की ये बेल्ट है, वहाँ पे पाया जाता है। नागनाथ पोखरी है चमोली में, नागनाथ पोखरी है। फलमती पहाड़ियाँ हैं अल्मोड़ा में, झिरोली अल्मोड़ा, वहाँ पे भी पाया जाता है। और थैलीपाटन बागेश्वर, यहाँ पे तांबा पाया जाता है। और टिन एकमात्र किस ज़िले में पाया जाता है? वो पाया जाता है हमारा चमोली में। बाकी मैग्नेसाइट है, डोलामाइट है, और बहुत सारे खनिज हैं वो अलग अलग जगहों में पाए जाते हैं, लेकिन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये अंतिम प्रश्न था इस स्लाइड का। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।